इज ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा कर रहा है। ये अपने आप में ही निबंध है, लिख लीजिएगा, ये अपने आप में ही निबंध है। इसको हम यहीं अगर IQIP कर दें, आगे लेके जाए ना, तो हम यहां लिख सकते हैं ये ऐसे है, निबंध 125 वर्ड्स का ध्यान रखिएगा कि माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्तीय समावेशन को लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और इस पर आपसे इसे पूछा जाएगा। तो मैं इसको बहुत बढ़िया से समझाने जा रहा हूं। और माइक्रो फाइनेंस के टॉपिक इतना ज्यादा IQIP वाला है, आपको बस आज सीख लेना, इसको हर जगह यूज करना। माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्तीय। क्या है सूक्ष्म वित्तीय, जिसके बारे में अभी मैं विस्तार से आपके सामने सारी बातें रखने वाला हूं। तो एक बार देख लेते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या है बता करके, तब IQIP पे आऊंगा देन, क्योंकि बहुत ज्यादा IQIP है, हर जगह है, मॉडल क्वेश्चन भी है, जबरदस्त है ये। और तब तक आप अनुमान लगाइए कि माइक्रो फाइनेंस कहां कहां आ सकता है। GS 1 2 3 4 ऑप्शनल, इसके साथ साथ कहां कहां ऐसे एथिक्स कहां कहां आ सकता है। तब तक आप सोचते रहिए, तब तक मैं ये बता देता हूं माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके बारे में जरा आपको हूबहू पहले एकदम लाइन बाय लाइन बता देता हूं, फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, जिससे आप सब इसको अच्छे से समझ पाए, खासकर जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं अभी, जिनका यानी कंप्लीट जो हो सकता है बेसिक क्लियर ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो फाइनेंस के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, एक और शब्द यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, क्या है माइक्रो यानी सूक्ष्म साख, हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म साख। सूक्ष्म साख, साख का मतलब क्या होता है, आपके पास जब आप बैंक के पास जाते हैं और वहां से आपको कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था इसके अंदर भी है, याद रखिएगा। तो यह जो माइक्रो फाइनेंस क्या है, एक प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये बैंकिंग सर्विस है, एक प्रकार की बैंकिंग सेवा, जो एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है जो RBI के तहत आने वाले बैंकों के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन RBI की व्यवस्था के अंतर्गत ही ये शामिल है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यानी RBI के बैंकिंग सिस्टम के द्वारा संचालित नहीं, परंतु किस प्रोविजन में आती है। तो यह एक प्रकार की बैंकिंग सेवा है। इसका मतलब है बैंक क्या करता है, पैसे का लेन देन, यानी ये इसके माध्यम से भी लोग जो इसमें शामिल होंगे वो पैसे का लेन देन करेंगे, ठीक है, लेंगे और फिर उस पर जो भी ब्याज होगा वो चुकाएंगे और मूलधन को वापस करेंगे। सिंपल सी बात है, वही बैंकिंग का लेन देन का काम, यानी क्रेडिट और डेबिट का काम। तो बैंकिंग सेवा है। अब देखिए अगला वर्ड, जो गरीब उधारकर्ताओं को, यानी जो पुअर सेक्शन है, याद रखिएगा किसको, यानी जो गरीब है। इट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इम्प्रोवाइज बारोवर्स, यानी यह एक प्रकार की बैंकिंग सेवा जो गरीब उधारकर्ताओं, कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है, जिनके पास पैसा कम है या जिनके पास वित्तीय सेवाओं तक कोई अन्य पहुंच नहीं। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या, वित्तीय सेवाओं तक अन्य कोई पहुंच नहीं का मतलब क्या हो गया, यानी जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं। यानी बैंक में खाते हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उनके खाते खुल गए हों, लेकिन हो सकता है कि उनके खाते में रकम ना हो और वह छोटे किसान हो और उनको खेती करने की आवश्यकता है, सीमांत किसान हो, उनको खेती करने के लिए पैसा चाहिए या कोई व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए। तो गरीब उधारकर्ता यानी जो गरीब होते हैं बच्चे, याद रखेगा उनके लिए। अब जब कह रहा है कि एक प्रकार की बैंकिंग सेवा जो गरीबों के लिए या उनके लिए है जो बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब है जो बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको अगर माइक्रो फाइनेंस दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि वित्तीय समावेशन का टॉपिक तो अपने आप हो गया कि माइक्रो फाइनेंस किस प्रकार से वित्तीय समावेशन लाएंगे। तो किस प्रकार से लाएंगे, यानी बैंकिंग सेवा के माध्यम से यह गरीब तबके तक, वंचित तबके तक बैंक को लेके जाएंगे और जो गरीब सेक्शन उसको उधार प्रदान करेंगे। इसके माध्यम से वह क्या करेंगे, यानी वित्तीय समावेशन में मदद करेंगे। तो वित्तीय समावेशन पर फ्यूचर में कोई भी टॉपिक आए तो आप माइक्रो फाइनेंस को एज अ एग्जांपल वहां कोड कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया माइक्रो फाइनेंस, आई होप समझ गए होंगे। और अब यहां पर आता है माइक्रो फाइनेंस क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा गरीबों को मिलता है,
तो ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास बैंकों में जमानत की राशि मतलब कुछ जमानत रखना होता है, तभी आपको ऋण मिलता है, जिसे हम कोलेट्रल बोलते हैं बैंकिंग शब्दावली में। क्या बोलते हैं? कोलेट्रल बोलते हैं, संपार्श्विक बोलते हैं बैंकिंग शब्दावली में। तो गरीबों के पास कोई कोलेट्रल यानी जमीन का बड़ा कोई कागजात या इसके उनके पास गोल्ड या इस प्रकार की कोई भी चीज वो उनके पास होती नहीं है। तो ऐसे में कोलेट्रल उनके पास होती नहीं है और वह बैंकिंग सेवाएं, मुख्य धारा की जो बैंकिंग सेवाएं हैं उसको वो ले नहीं सकते हैं। ऐसे में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उन तक वित्त पहुंचाया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, याद रखिएगा। कोलेट्रल रखने की शक्ति जिनके पास नहीं है उन तक माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उनकी आवश्यकता का वित्त पहुंचाना ही माइक्रो फाइनेंस की जिम्मेदारी है। जवाबदेही आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब गोल क्या होता है इनका? गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये याद रखिएगा। इनका गोल होता है गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अब यहां था हिस्ट्री ऑफ माइक्रो फाइनेंस, तो यहां पर हम बाद में आएंगे, पहले अब IQIP शुरू हो जाए। और जो बच्चे मतलब नोट्स बना रहे ना, आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी होती, मैंने पहले भी बताया, जितना ये मैंने बता दिया अब इसके बाद IQIP कराने जा रहा हूं उतना ही आपको लिखना है, बाकी और आपको लिखने की जरूरत होती नहीं है। बाकी सब सुनने की आवश्यकता होती है। जब आप सुनते हैं तो चीजें आपको याद रहती हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। अब आइए हम देखें, यानी यह UPSC में कहां कहां जुड़ेगा, मेंस में और प्रीलिम्स में कहां कहां आएगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। GS3 यानी इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहला यही हो गया कि माइक्रो फाइनेंस क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, यानी उन लोगों तक रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करना। यानी रिसोर्स यानी कौन सा? बैंकिंग, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जो फाइनेंस है उसको गरीबों तक ले जाना, ये रिसोर्स का मैनेजमेंट है। तो यूनिट 1 में तो इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक आता है वो शामिल ही रहता है। यानी GS3 इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट एकदम से यूनिवर्सल है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ऑब्वियस है आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि माइक्रो फाइनेंस किस प्रकार से वित्तीय समावेशन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। तो एक क्वेश्चन हो गया। या कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था समावेशी विकास पर प्रश्न पूछा गया 2019 में, कुछ दिन पहले, क्या अक्सर ही आ जाता है, यानी इंटर जनरेशनल इक्विटी और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, यानी पीढ़ी बिटवीन द जनरेशन इंट्रा हो गया और दो जनरेशन के बीच इंटर हो गया। तो आप देखिए कि चाहे यानी इंटर जनरेशनल हो चाहे इंट्रा जनरेशनल हो, अगर आपको समानता स्थापित करनी है, समावेशी विकास अगर आपको ले आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, माइक्रो फाइनेंस ऐसे टूल्स का, माइक्रो फाइनेंस ऐसे उपकरणों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो वहां पर आप एक एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं, यानी जिन लोगों की सामान्य बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिनके पास कोलेट्रल रखने के लिए कोई राशि या कोई भी कोलेट्रल उनके पास नहीं है, उन तक अगर हमें वित्तीय सुविधा पहुंचानी है, धन पहुंचाना है, उनको उनके व्यवसाय में समृद्ध बनाने के लिए, जैसे कोई मछुआरा है, मत्स्य पालन का काम करना चाहता है, या ऐसे ही कोई बागवानी करना चाहता है, कोई कुछ भी, यानी एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में जितनी भी सर्विसेज आ सकती, सबका नाम आप ले सकते हैं। या कोई भी छोटा काम वो करना चाहता है, छोटा उद्यम करना चाहता है, तो उसके पास अगर कोलेट्रल नहीं है तो कोलेट्रल फ्री जो माइक्रो फाइनेंस उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, वो हमेशा क्या करेगा? यानी वो समानता की स्थापना करेगा और उससे समावेशी विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर सीधा सीधा वो इंटरलिंक हो रहा है। समावेशी विकास पर कोई भी टॉपिक आएगा कि हम समावेशी विकास कैसे प्राप्त कर सकते, तो भी माइक्रो फाइनेंस उसमें आप डाल दीजिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं GS2 यानी सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की तरफ, और यहां पर 2 यूनिट है। सबसे पहले हम लेते हैं गरीबी और भूख। तो आप देख सकते हैं सिलेबस सीधा सीधा गरीबी कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस उन तक उपलब्ध कराना है जो पुअरर सेक्शन होता है, यानी माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य ये गरीबों को वित्त उपलब्ध कराना, जिसके माध्यम से वो अपनी आजीविका को बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। और आपको पता है गरीबों की आबादी कितनी बड़ी है, और अगर उनको हम माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के तहत जोड़ पाते हैं और बाद में उनको हम बैंकिंग सिस्टम के तहत जोड़ पाते हैं, तो वो जो गरीब आबादी है वो हाउस होल्ड सेक्टर भी तो है,
इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर होता है। क्या होता है, वो कंज्यूमर होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी, मतलब वो कंज्यूमर है, जिसमें हम सब शामिल हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर शामिल है, तो कंज्यूमर है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर कंज्यूमर मजबूत है तो फिर उस इकोनॉमी को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, कंज्यूमर, चूंकि जब कंज्यूमर खरीदता है तो चीजों की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, याद रखिएगा। और जब डिमांड बढ़ती है तो जो उत्पादन करने वाली शक्तियां होती हैं, यानी फर्में होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो उत्पादन करने को प्रोत्साहित होती हैं। तो जब डिमांड होगा हाउस होल्ड की तरफ से, तो फिर इन्वेस्टमेंट अपने आप आने लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, केवल गरीबी को कम करने के लिए नहीं, गरीबी को कम करके हाउस होल्ड कंजम्पशन को बढ़ा करके इकोनॉमी में डिमांड को या कंजम्पशन को बूस्ट करके इन्वेस्टमेंट की शक्तियों को प्रोत्साहित करके और भारत के आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी को बढ़ाना, इतना बड़ा लक्ष्य है माइक्रो फाइनेंस का। तो एडिटोरियल राइटर जो लिखते हैं, ऐसा नहीं कंप्लीट हमें उनकी बातें लेनी, जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे दूंगा वो आपको लेना, जो मैंने दिया उसको आप लिख लीजिए। तो गरीबी एवं भूख पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहां पर डाल सकते हैं। इनफैक्ट मेरे प्यारे बच्चों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे है, अगर उस रैंकिंग से हमें अपनी स्थिति को यानी मजबूत करना है और हमें यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत स्थिति में बदलना है, तो भी आप लिख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस एक टूल है। बहुत से काम करने होंगे लेकिन माइक्रो फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा टूल है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद GS2 केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, तो माइक्रो फाइनेंस के लिए भी बहुत से काम किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सरकार का मतलब क्या, यानी जैसे केंद्र सरकार, तो अगर RBI कोई काम करता है माइक्रो फाइनेंस के लिए तो स्वाभाविक है RBI किसकी सहायता के लिए बना, सरकार की सहायता के लिए, कि सरकार को बेहतर मॉनेटरी सिस्टम दे। तो RBI माइक्रो फाइनेंस के साथ जुड़ा है, इसके माध्यम से वह एक बेहतर जो है फाइनेंस सिस्टम दे रहा है वीकर सेक्शन के लिए, और इसके माध्यम से सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। तो यहां पर भी आकर के कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद GS1 अगर आप देखेंगे, सोसाइटी में यानी समाज खंड में पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज यानी गरीबी और विकासात्मक विषय। मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, गरीबी और विकासात्मक विषय, इसको आप ध्यान रखें। तो जैसे प्रश्न आया था कि यदि वंचितता को, अगर आपने प्रश्न देखा हो 2015-16 का, आप चेक करिएगा, कई बारी मैं कराया हूं, यदि गरीबी को समाप्त करना है यानी निर्धनता का उन्मूलन करना है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, तो जो डेप्रिविएशन का साइकिल है, जो वंचितता का प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसको तोड़ना पड़ेगा। यानी वंचितता का साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चे, डेप्रिविएशन का साइकिल क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर वो यहां पर गरीब है तो अंततः वह अपनी फैमिली को यानी अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छा स्किल नहीं दे पाता, और ये सब उसकी जनरेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या रहता है, इसी प्रकार के। यानी अगर अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, ठीक है, अच्छा स्किल नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं, तो स्वाभाविक है वह एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन ही नहीं सकता, और वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को कुछ ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, तो अंतर पीढ़ी इंटर जनरेशनल असमानता हमेशा से बनी रहेगी। तो अगर इस निर्धनता के साइकिल को तोड़ना है तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, यानी इसमें माइक्रो फाइनेंस भी एक महत्वपूर्ण टूल होगा। तो आज के बाद से प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, वंचितता का प्रक्रम, वंचितता का साइकिल अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके माध्यम से हम निर्धनता को या उसके चक्र को तोड़ सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बस ऐसे ही हमें यूज कर लेना है। अब आते हैं 2020 में एक निबंध आया हुआ और इथिक्स का एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं लगाया, पढ़ाते समय याद आता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मुझे याद है बच्चे, आप सबको पता ही, लेकिन लगाता इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं सर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया ही नहीं, तो मैंने कहा भाई ले लो, अब तो सारे लगे रहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है लगवाने में, खोजने में, कहाँ है कैसे है। अब ऐसे पूछा है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक। यानी अब आप देखिए,
आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा, तो ऑब्वियस है हम देंगे क्या लोगों को, तो सामाजिक न्याय तो हो ही नहीं सकता। जीडीपी बढ़ेगी, सरकार के पास फंड बढ़ेगा, तो सरकार क्या करेगी, स्कीम लॉन्च करेगी। हो सकता है सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी संकल्पनाओं को आगे बढ़ा दे, सरकार ऐसा भी कर सकती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर जीडीपी यानी बढ़ेगी नहीं तो ऑब्वियस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का साहस सरकार में आएगा ही नहीं और गरीबी बनी रहेगी। किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। बट यह भी उतना ही सत्य है, ये पूरा एक फ्रेज है, इसे हम कह सकते हैं एक मुहावरा है, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिए कि सोशल जस्टिस चाहिए, अदरवाइज जीडीपी आपकी बेकार है। अब बिल्कुल सही बात है, यूपीएससी अगर हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यानी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछा है वितरण न्याय के बिना, मैं यहां लिख देता हूं तो आपको और मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वितरण न्याय के बिना यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बिना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति, जरा ध्यान रखिएगा, वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देगी। अब लीजिए आप, अवश्य हिंसा को जन्म देगी। अब लो भाई, तो यही तो है कि भाई यह सही बात है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। ऐसी समृद्धि निरर्थक क्यों है? बिकॉज वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति हिंसा को जन्म देती है। और इसका एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस में ही है, इसका एग्जाम्पल है, सोचिए आप क्वेश्चन और सिलेबस के द्वारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको इसका एग्जाम्पल है, आप सबको याद आ गया होगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE यानी वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद। तो अगर आप वामपंथी उग्रवाद को भी रोकना चाहते हैं, नक्सलवाद के विस्तार को रोकना चाहते हैं, तो आपको जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर माइक्रो फाइनेंस को जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर लेकर के जाना पड़ेगा। तो आज के बाद से सोशल जस्टिस का कुछ भी आएगा तो आप यहां पर डाल देंगे। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको एथिक्स का एक क्वेश्चन मैं यहीं पर बता दूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा एथिक्स का। फिर आता हूं मॉडल क्वेश्चन पे। एथिक्स का जो क्वेश्चन है आया था, अगर आपको याद हो, मैं उसकी समरी बताता हूं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत की जो विकास की यात्रा रही है एथिक्स में, GS4 में, तो हमने जो वैभव के इनक्लेव अमीरों के लिए बनाया, यानी कि भारत की जो ग्रोथ जर्नी रही है, समृद्धि यात्रा रही है आजादी के बाद से, तो अमीरों को हमने उसमें ज्यादा स्पेस दिया है, गरीबों को कम दिया है, यह प्रश्न आया था। और जिसके कारण से असमानता बढ़ी, यानी असमानता पर क्वेश्चन आया था कि अमीरों के पास संपत्ति ज्यादा है, गरीबों के पास कंपैरेटिव बहुत, मतलब उनके कंपेयर में बहुत कम है। ऐसा क्यों है, यह विषय आपसे पूछा गया था। तो एथिक्स में भी अगर समावेशी समृद्धि को कनेक्ट कर दिया, असमानता को जोड़ करके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, माइक्रो फाइनेंस एक सॉल्यूशन है उसका वहां डाल देना। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे विषय एथिक्स में पूछे जा रहे हैं, एजुकेशन पर पूछा जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पर पूछा जा रहा है, यानी जीएस के सब्जेक्ट को ही वहां डाल करके उसको एक एथिकल डायमेंशन दे दिया जाता है। तो एथिक्स में भी ये महत्वपूर्ण है। निबंध में हो गया, कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। अब मॉडल क्वेश्चन देखिए, ऐसे नहीं बनता मॉडल क्वेश्चन। इन सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो आपका यूपीएससी का मैंने सिलेबस लगाया है GS 1, 2, 3 का, अब इन सब को एक साथ मैंने क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया, इनको जोड़ दिया। और आप देखेंगे हर टर्मिनोलॉजी इस क्वेश्चन में मौजूद है, यानी ये क्वेश्चन GS 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, एथिक्स के लिए भी है, और उसके साथ साथ ऐसे के लिए, जहां आप मर्जी चाहें, यानी इसको लिखेंगे तो आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अब आते हैं मॉडल क्वेश्चन। व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? ऑब्वियस है, सूक्ष्म वित्त क्या है आपको पता लग गया, ठीक है। इसके बाद हाउ इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग पॉवर्टी एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में गरीबी हटाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए यह कैसे जिम्मेदार है? गरीबी कैसे हटाएगा? तो अभी तो मैंने बताया ना, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन रोक देगा। गरीबी कैसे हटाएगा? अरे भाई, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, यानी जैसे पहली पीढ़ी, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए मैं गरीब हूं, तो मैं क्या करूंगा, यानी जब माइक्रो फाइनेंस के
थ्रू मैं ऋण लूंगा, कोलेट्रल फ्री ऋण होगा ये, और बहुत कम ब्याज दर पर होगा, और चुकाने की सहूलियत है कि मैं ब्रेक में चुका सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे में अब वो पैसा मेरे पास आया, मेरे पास जमीन भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यानी मैं पोल्ट्री फार्म छोटा सा खोलने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ पशु लेके आऊंगा। पशु का मतलब अगर बड़े पशु मैं नहीं ला सकता तो छोटे, जैसे मैं बकरियों का पालन करूंगा, तो इस प्रकार का कुक्कुट पालन किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से, और इन सब में अच्छा पैसा है, क्योंकि ये सब कैश क्रॉप कह सकते हैं समझने के लिए कि ये सब नकदी फसलें हैं। एग्रीकल्चर की जो अलाइड एक्टिविटीज हैं ये सब क्या है, नकदी फसलें। तो यानी यहां पर तुरंत आपने अगर उसको डेवलप किया, उसके बाद कुछ समय के बाद आपको रेगुलर यानी प्रतिदिन के हिसाब से नकदी आपके हाथ में आएगी, और आप मजबूत होंगे, अपना कर्ज भी चुकाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। अब अगर मेरी स्थिति मजबूत होगी माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से, तो मेरी जो अगली पीढ़ी आएगी, आप देखिए हर माता पिता, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता, तो वो क्या करेगा, बेहतर न्यूट्रिशन, ऑब्वियस है, जो उसकी रेंज में, यानी दूध एंड वॉटेवर, फिर उसके बाद हेल्थ सर्विसेज यानी सारे वैक्सीनेशन वगैरह। तो उस न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन के कॉम्बिनेशन से वो बच्चा क्या हो जाएगा, इनिशियली यानी फिजिकली अच्छी ग्रोथ दर्ज करेगा, यानी वो ना तो बेस्टेड होगा ना स्टंटेड होगा, ना बेस्टेड होगा ना स्टंटेड होगा, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, तो जब वो ना बेस्टेड होगा ना स्टंटेड होगा, फायदा किसको मिलेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत मजबूत होगा। चलिए तो बेस्टेड होगा मतलब बेस्टेड भी नहीं होगा, इंस्टेंट जो है स्टंटेड भी नहीं होगा, इसके अलावा यानी वो कुपोषण का भी शिकार नहीं होगा। तो इसके माध्यम से एक मजबूत रिसोर्स हमारे सामने आ रहा है, और वो क्या करेगा, अब जब खुद मजबूत अच्छा काम करेगा, उसकी इनकम पिछली जनरेशन से और अच्छी होगी, और फिर वो क्या करेगा, अगली जनरेशन को और सुविधाएं, फिर अगली जनरेशन, और यह जो पॉवर्टी का साइकिल है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इनफैक्ट इंटर जनरेशनल इक्विटी प्राप्त हो जाएगी, अंतर पीढ़ी समानता का लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। अब आता है थ्रो लाइट, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस काम खत्म अपना। माइक्रो फाइनेंस मैंने बता दिया, बात ये कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर जो मॉडल दिए गए माइक्रो फाइनेंस के मॉडल वो अमेजिंग है, आपको अच्छा लगेगा। एक तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन दूसरा नहीं पता होगा, क्योंकि आता ही नहीं किताबों में जल्दी। Throw light on the microfinancing model of India, which has been working towards the goal of inclusive growth। अब देखिए मॉडल पूछ रहा है, क्या मॉडल पूछ रहा है, भारत के माइक्रो फाइनेंसिंग मॉडल पर प्रकाश डालिए जो समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। यानी माइक्रो फाइनेंस तो आपने बता दिया, अब बताओ बच्चा इसका कोई मॉडल ऑर्डल भी है क्या हिंदुस्तान में? तो 2 मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम माइक्रो फाइनेंस के मॉडल भी पढ़ने जा रहे हैं। कि आज के बाद, इस लेक्चर के बाद माइक्रो फाइनेंस पे कोई क्वेश्चन आएगा, अगर डायरेक्ट आ गया तो आप दौड़ा के हल करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट चारों पेपर में आए तो भी आप इसका एज अ एग्जांपल यूज करें। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें आपको काफी कुछ मजा आएगा। तो अब आइए देखें व्हाट इज द इश्यू। यहां पर एडिटोरियल में एक बात बस यही है कि वित्तीय समावेशन के लिए बहुत से प्रयास अभी तक हुए हैं, ये बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि बहुत से प्रयास हुए हैं, याद रखिएगा, लेकिन पुअर सेक्शन तक हम नहीं पहुंच पाए। और तब यहां पर हम आएंगे माइक्रो फाइनेंस। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सूक्ष्म वित्तीयन की आवश्यकता क्यों पड़ी, माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमने तो बैंकों का नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत पहले कर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने बहुत पहले कर दिया था, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों? भाई बैंक तो हमने नेशनलाइज ही इसीलिए किया था कि बैंकिंग व्यवस्था पर अमीरों का ही प्रभुत्व तो ना रहे, यानी वहां पर गरीबों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसका मतलब था कि नहीं हो पाई, और उसी बैकग्राउंड में हमें माइक्रो फाइनेंस ऐसे इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंस देनी पड़ी, और आरबीआई ने भी उसको इंपॉर्टेंस दी। तो वही बात यहां पर बताई गई कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको बताना होगा ऐसे ही डायग्राम बना के, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं कि माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों, आप लिखेंगे ऐसे, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट। अब आपका आंसर यहां पर स्टार्ट हो गया, माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया?
वेरियस एफर्ट्स हैव बीन टेकन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। और उसके बाद आप सबसे पहले आएंगे, लिखेंगे 1969 में डायग्राम, फ्लो चार्ट भी रेडी है। फ्लो चार्ट 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किया गया। दूसरा यानी रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, फ्लो चार्ट का दूसरा पॉइंट। फिर फ्लो चार्ट का तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें यानी बैंकों को अपनी एक निश्चित रकम कुछ प्राथमिकता क्षेत्र थे जिनको देना था। और स्वाभाविक है यह वित्तीय समावेशन की दृष्टि में एक मास्टर स्ट्रोक रहा। तो आप कहेंगे सर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 3 बेहतर उपाय किए, लेकिन इसका जो आउटकम यानी आपने आंसर के स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर पैराग्राफ मतलब इस डायग्राम के जस्ट नीचे यानी फ्लो चार्ट के नीचे ही आपने उठाया और आपने बताया परंतु बट अगर हम 1992 का मेरे प्यारे बच्चों एक सर्वेक्षण देखें जिसका नाम है ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें यह बताया कि जो पिरामिड के यानी जो पिरामिड होता ना उसका जो निचला हिस्सा होता है जहां पर सब गरीब लोग हैं, यानी जो हम कह सकते हैं इस सर्वे के अनुसार यह पता चला कि जो इस व्यवस्था में सबसे गरीब है उसकी पहुंच बैंकों तक यानी बैंकों के द्वारा यह उपलब्ध कराई गई व्यवस्था में लगभग ना के बराबर रही। अब पैराग्राफ चेंज, इसी परिदृश्य में हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। हो गया, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट एंड सो ऑन की हमें माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने बता दिया, हिट कर गया हमारा टॉपिक। हो गया बच्चे, व्हाट इज द माइक्रो फाइनेंस, तो बैंकिंग सेवा है जिसका लक्ष्य है गरीबों तक पहुंचना, गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था के तहत जोड़ना, और जिसके माध्यम और कौन सी बैंकिंग यानी फॉर्मल के बजाय इनफॉर्मल बैंकिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस उनके लिए जिनके पास यानी कोलेट्रल रखने की शक्ति नहीं है। अब गोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस सीधा गरीब यानी वंचित वर्ग, तो आज के बाद से गरीब और समावेशी विकास कभी भी लिखेंगे बस स्टार्ट कर दीजिए। अब यहां पर एक इतिहास बताया गया, ये इतिहास जानना क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा था प्रारंभ में कि मान लीजिए आपसे पूछ ले निबंध ही कि माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, अब लिखो 1000 एंड 1200 जितना भी आप लिख सकते हो, 1000 से 1200 शब्दों में लिखना। इस प्रकार की स्टोरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होता है किसी भी चीज का। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बैकग्राउंड आता है कि 18th सेंचुरी से ही हमें माइक्रो फाइनेंस के बारे में सूचना है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस को जो प्रसिद्धि मिलती है आप सबको भी पता होगा, ये इसको प्रसिद्धि मिली और माइक्रो फाइनेंस को गरीबी उन्मूलन के टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक माध्यम के रूप में, एक मीन्स के रूप में स्वीकार किया गया मेरे प्यारे बच्चों, कब 1983 में। और याद रखें, और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस महोदय ने ग्रामीण बैंक की संकल्पना शुरू की थी और वह एक प्रकार का माइक्रो फाइनेंस था, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण बैंक जिसे 1983 में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया, माइक्रो फाइनेंस इसी के द्वारा जुड़ा हुआ शब्द है, याद रखिएगा। और इन्होंने इतना बेहतर काम किया कि 2006 में यानी मिस्टर यूनुस को और उनके ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने माइक्रो फाइनेंस सिस्टम में बहुत बेहतर काम किया। उसके बाद ये 2006 के बाद यह व्यापक रूप से हमारे सामने आया। यही होता है कि जब किसी व्यक्ति वगैरह किसी पर्सनालिटी को कोड करता हुआ कोई ऐसे वगैरह पूछे, जैसे किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता, ऐसा कोई क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2014 या 15 में आप चेक करिएगा, तो वैसे में आपको मोहम्मद यूनुस, रूरल बैंक, उनका रोल, एक व्यक्ति के मॉडल ने संपूर्ण विश्व को माइक्रो फाइनेंस की उपयोगिता को साबित करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें भी आप लिख सकते हैं, तो बस इसको आप इतना जान लीजिए। अब देखिएगा
अब इसके बाद आता है कि अगर हिंदुस्तान में देखें तो वो तो हो गया। हमारे पास क्या एक संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, SKS माइक्रो फाइनेंस, बस इसको आप ऐसे ही रटिएगा, इसका यही SKS फाइनेंस ही है। तो भारत का जो माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम SKS फाइनेंस कहते हैं। ध्यान रखिए क्या है SKS माइक्रो फाइनेंस। इसे 1998 में बनाया गया। इसका मतलब क्या है, आज के बाद से माइक्रो फाइनेंस पर कोई प्रश्न लिखेंगे तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1990 में आर्थिक सुधारों के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि हमें गरीब तबके तक भी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो नीति अपनाई उसमें माइक्रो फाइनेंस को महत्व दिया गया। और उसी से प्रेरित होते हुए, यानी भारत सरकार की नीतियों से, RBI की नीतियों से 1998 में पहला माइक्रो फाइनेंस गठित हुआ SKS। और ये क्या करता है, गरीब जो कस्टमर होते हैं उनकी सर्विस करता है। कैसे करता है आपको पता ही, आसान ब्याज दरों पर, बहुत सरल और चुकाने की बहुत आसान प्रक्रिया के आधार पर उनको वित्त प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वो स्व उद्यम करते हैं। कौन, यानी जो भी बी कंस्ट्रक्शन होते हैं, याद रखेगा। तो यह दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन, यानी SKS दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन है, या उनमें से एक है, हम ऐसा कह सकते हैं, याद रखिएगा। और यह बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के समान ही काम करता है, जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 सदस्य, यानी इसको मैं ऐसे समझाता हूं, माइक्रो फाइनेंस यानी ये सदस्यों को कर्जा कैसे देता है। ये 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों का एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। उसके बाद इन 5 को वो माइक्रो फाइनेंस यानी वित्त उपलब्ध कराता है। और ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के माध्यम से, ऑब्वियस जब आप किसी एक समूह में हो जाते हैं और समूह के सभी सदस्यों ने उधार लिया, तो एक हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। जब आप अकेले होते हैं तो कहीं भी भाग सकते हैं, लेकिन समूह में होते हैं तो आपके भागने की संभावना कम है। तो उसने इसी 5 के ग्रुप के माध्यम से, यानी क्या दिया, ऋण देना शुरू किया। किसको, जो भी गरीब वर्ग हैं। तो ये याद रखिएगा, 5 के समूह के द्वारा। इसका फायदा होता था कि एक साथ 5 जरूरतमंदों को वित्त पहुंचता था, और दूसरा फायदा होता था कि 5 में से अगर एक ने पैसा वापस किया तो अन्य 4 पर भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व बनता था कि वो पैसा वापस करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होता था, जो ऋण होते थे उसमें डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत कम होती थी, इसीलिए माइक्रो फाइनेंस अच्छा काम भी कर गए। अब देखिए, अगर हम SKS के मिशन को देखें, मिशन एंड विजन, तो अगर हम केवल मिशन को देखें तो इनका मिशन क्या है, यानी जो SKS माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसका लक्ष्य क्या है। इसीलिए अब आप सिलेबस के साथ इंटरलिंक कर लीजिएगा। क्या लिखा, आवर पर्पस इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। लीजिए, आवर पर्पस टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इसका मतलब है भयानक इंटरलिंक हुआ कि नहीं हुआ, IQIP हुआ कि नहीं हुआ। यानी अब आप देखिए, इरेडिकेट पॉवर्टी, और आपसे UPSC क्या पूछता है कि हमें निर्धनता अगर समाप्त करनी है तो वंचितता के साइकिल को तोड़ना होगा। ये वही साइकिल तोड़ा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, इरेडिकेट पॉवर्टी। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है भाई सतत विकास लक्ष्य, जैसे अगर आप देखें तो अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन आप देखें तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, चाहे एथिक्स में या कहीं पर भी, सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 या नंबर 3, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछता है सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 नो पॉवर्टी, यानी सतत विकास लक्ष्यों में पहला गोल है, 17 गोल में से पहला क्या है, नो पॉवर्टी। तो अगर नो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो क्या माइक्रो फाइनेंस महत्वपूर्ण हो गए कि नहीं। अभी तक क्या आपके तर्कस में यह शब्द था, नहीं था, अब आ गया। तो आज के बाद से जब भी आप नो पॉवर्टी सतत विकास पर लिखिएगा तो आप कहेगा, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों को अगर अपने सतत विकास लक्ष्य नंबर 1 को अचीव करना है तो उन्हें माइक्रो फाइनेंस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पॉवर्टी के इरेडिकेशन पर, निर्धनता के उन्मूलन पर काम करते हैं। कैसा रहा, मजा आया कि नहीं मजा आया। तो वही सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका महत्व तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले बता दिया, अब यहां पर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी एक पॉइंट ही और बताऊंगा, बाकी आप स्वयं पढ़ लेंगे। बहुत बहुत ईजी है, बहुत मजेदार है। किसी कोलेट्रल यानी संपार्श्विक
के बिना ऋण या छोटे छोटे ऋण प्रदान करना, किसको? गरीब वर्गों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे उनकी इनकम बढ़ती है, रोजगार बढ़ती है। और मैंने बताया वो हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है, बेरोजगार का, दिव्यांगों का, सबको ये मिल रहा है। और वो देख सकते हैं वही बातें जो मैंने आपको पहले बता दी, जब उनको ये मिलता है, अच्छा काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर और निरंतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको बता दी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे यहां बतानी है, वो दोनों चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने मॉडल का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? जो मैंने वहां मॉडल का जिक्र किया था, तो रट लीजिएगा। माइक्रो फाइनेंस के दो मॉडल हैं जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप लेंडिंग मॉडल, यानी स्वयं सहायता समूह उधार देने का मॉडल। तो ये क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा था कि वह जो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो 5-5 लोगों को समूह में ऋण प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, क्यों करती है? जिससे कि एक साथ 5 लोगों के माध्यम से वो क्या करे? वित्त उपलब्ध कराए और पांचों गरीबी से बाहर निकले। एक और दूसरा क्या है कि यानी उससे जब 5 लोग होते हैं तो उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चुकाने की, तो वो जो है एनपीए नहीं हो पाता, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है, यानी सेम वही चीज है सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल। तो पहले एक मॉडल, इसका नाम आप एग्जाम में लिखिएगा, डिटेल आपको करने की भी जरूरत नहीं है, डिटेल वही है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ लोगों का एक समूह, उस समूह को ऋण प्रदान करना, यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप लेंडिंग मॉडल। इसका फायदा वही जो वहां 5 में होता था, वही यहां पर 20 होंगे तो होगा, 50 होंगे तो होगा, याद रखेगा। यानी कि एक साथ एक बड़ी संख्या को हम क्रेडिट दे पा रहे हैं, साख दे पा रहे हैं, वित्त दे पा रहे हैं। और दूसरा इसका जो एडवांटेज होगा कि क्योंकि ग्रुप में है तो दिए गए ऋण की डूबने की संभावना अत्यंत न्यून होती है, क्योंकि उस समूह में, जैसे मान लीजिए कि हम 20 लोगों ने ऋण लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और हमने क्या किया? ऋण लिया। तो मान लीजिए मुझे एक्स डेट को चुकाना है, मैं नहीं चुका पाया, तो मेरे 19 मित्र और हैं मेरे उस समूह में, तो मैं किसी एक मित्र से या 2 मित्र से या 5 मित्रों से थोड़ा थोड़ा करके ले करके चुका दूंगा। और फिर जब उनका नंबर आएगा तब तक मेरे पास इनकम हो जाएगी, मैं चुका दूंगा। तो ये बहुत अच्छा मॉडल रहा, जिसमें चूक होने की संभावना बहुत कम है। और मेरा अपना उद्देश्य है कि जैसे हिंदुस्तान की जो मीडिया है, उसका एक जबरदस्त दायित्व है, और समझना भी चाहिए मीडिया क्या दिखाता है, आप सबको अच्छे से पता है, इलेक्शन एंड सो ऑन इलेक्शन। मीडिया का यह दायित्व है कि माइक्रो फाइनेंस को घर घर तक लेके जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरा मॉडल है बच्चे ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, JLG लेंडिंग मॉडल। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? इसमें भी सेम उसी प्रकार का मॉडल है, 4 से 10 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, और सेम वही प्रक्रिया जो मैंने SKS वाले में बताई, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में बताई, वही इसमें भी है। तो आपको बस केवल नाम याद रखना। बस ये 2 मॉडल हैं, इनके माध्यम से हम वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अंदर कुछ मत लिखिएगा, कुछ मत पढ़िएगा, याद रखेगा। अब देखिए वही बताइए ये दोनों सफल क्यों है, यानी ये और ये सफल क्यों है। तो यहां पढ़ने की जरूरत है, मैंने पहले बता दिया। एक तो कर्जा जो लिया गया उसके डूबने की आशंका कम होती है, क्योंकि समूह में एक दूसरे से लेन देन करते हुए निपट लिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे जैसे आप खुद सोचिए, कमेटी आप लीजिए, होता ना, जैसे लोग इनफॉर्मल, एक स्वयं में 20 लोग हैं, आप लोग आपस में कमेटी लगाइए, 5-5 हजार दीजिए। मान लीजिए कमेटी एक्स की निकली, पैसे की आवश्यकता ए को है, तो लोग एक कमेटी का पार्ट है, तो इसका मतलब आपस में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। तो अगर ए को आवश्यकता है, एक्स का पैसा निकला कमेटी का, तो उसने कह दिया भाई हमें कुछ आवश्यकता आप दे दो, वो पकड़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बच नहीं सकता, क्योंकि एक दिन इसकी भी कमेटी निकलेगी ही निकलेगी। तो इसकी सफलता के यही मॉडल यहां बताए हैं, याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण, ये आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, मेंस का, यस ये आरबीआई के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। अब दूसरा चीज आएगा, आरबीआई के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो कौन सा मैकेनिज्म है।
कौन सा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आरबीआई इसको मान्यता देता है, यानी कोई कानून वानून है, नियम वम है क्या? यस। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एक शब्द होता है एसआरओ। क्या होता है? एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई माइक्रो फाइनेंस को एसआरओ के रूप में स्वीकार करता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है। रट लीजिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आरबीआई रिकॉग्नाइज करता है, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आरबीआई इसको मान्यता प्राप्त करता है, प्रदान करता है स्वनियामक संगठन के रूप में। याद रखिएगा, एसआरओ के रूप में, यानी स्वनियामक संगठन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि ये अपने नियम कानून स्वयं बना सकता है, आरबीआई बनाने नहीं जा रहा, तुम खुद बना लो। तो माइक्रो फाइनेंस इसके माध्यम से, यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सशक्त या एम्पावर किए जाते हैं आरबीआई की तरफ से अपना कानून या अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो ये पीटी का क्वेश्चन, इसीलिए देखिए यहां नोट भी लिख दिया। मेन कॉन्सेप्ट तो ही कि आरबीआई के द्वारा समर्पित है। माइक्रो फाइनेंस एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आरबीआई द्वारा एसआरओ को मंजूरी दी गई। एकमात्र ऐसा क्षेत्र, पीटी में आ जाए एकमात्र, तो आप ये मत सोच लेना कि सुनील सर कहते हैं कि जहां जहां केवल होता है, एकमात्र होता है, सभी होता है, कान खड़े कर लेने चाहिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो मैंने हमेशा अपवाद भी बताया है कि 1-2% एक्सेप्शन भी होते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस इज द ओनली सेक्टर वेयर एन एसआरओ हैज बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। तो इसका मतलब आरबीआई के द्वारा समर्थित है और सरकार का एक महत्वपूर्ण टूल है माइक्रो फाइनेंस का। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अब इसकी यहां पर बताई गई है कि भाई वर्तमान स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो लगभग 12 करोड़ हिंदुस्तान के परिवारों को माइक्रो फाइनेंस मिल रहा है। और एक रिपोर्ट का जिक्र है, जिसका एक स्टडी का जिक्र है, रिपोर्ट का जिक्र है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है NCAER। ये नाम याद रखिएगा। और आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी, जैसे आजकल मैं देख रहा था, कल मैं, चलिए पहले पढ़ लेते फिर। NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी इन 2021, 2021 का NCAER का जो डेटा है वो बताता है मेरे प्यारे बच्चों कि माइक्रो फाइनेंस के द्वारा जो भारत का ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो जीबीए है, वह 2% से ज्यादा है, यानी जीबीए में योगदान 2% से ज्यादा है। और 12 मिलियन लोगों को रोजगार भी दिया। इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस जीडीपी और रोजगार दोनों को बढ़ाने में सहायक है। रट लीजिएगा। तो आज के बाद से जीडीपी और रोजगार बढ़ाने का कोई मॉडल आपसे पूछे तो आप उसमें माइक्रो फाइनेंस का भी जिक्र कर दीजिएगा। यह स्टडी ऐसा करती है, याद रखिएगा। और आज माइक्रो फाइनेंस कहां तक भारत में पहुंचा है तो आप बताएंगे ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका है। अगर हम देखें तो 85% जो भारत का जिला, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक यानी माइक्रो फाइनेंस पहुंच चुका है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि माइक्रो फाइनेंस की वित्तीय समावेशन में और उसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन में और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहां पर आगे बताया गया है कि यानी माइक्रो फाइनेंस अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा और बेहतर ढंग से, यानी जो वित्तीय समावेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। और यह कब से व्यापक स्तर पर शुरू हुआ, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी डिजिटल माध्यम से, जैसे डिजिटल बैंकिंग, वैसे डिजिटल माइक्रो फाइनेंस। तो स्वाभाविक है कोविड के बाद से यह स्थिति बनी है, उसी के बारे में यहां पर लिखा गया है। बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कैसा लगा बच्चों? मजा